नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां पर हम आपको कृषि संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जो हमारे किसान बंधुओं के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। दर्शकों, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम की कड़ी में आज हम लोग जिस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं वो है पहाड़ी परिवेश में एकीकृत खेती। दर्शकों, खेती के बारे में तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एकीकृत खेती के बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं ब्रूक हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स की फील्ड असिस्टेंट स्नेहा कुमारी जी। स्नेहा कुमारी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम आपका। सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार जी। मैम, हमने आज तक सुना है कि खेती करनी है, हमें इस तरह से करनी है, उस तरह से करनी है, लेकिन आज हम लोग एकीकृत खेती के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एकीकृत खेती क्या है? मैम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एकीकृत कृषि ऐसी प्रणाली है कृषि की जिसमें हमारा पशुपालन, मत्स्य पालन, भेड़ बकरी पालन, मशरूम, अलग अलग प्रकार की उसमें हम खेती कर सकते हैं। अलग अलग उसमें घटक हैं, उसको शामिल किया गया है एकीकृत कृषि में। एकीकृत खेती के फायदे क्या हैं? हमने इसे करना क्यों है? एकीकृत कृषि के फायदे ये हैं कि हम इसमें इंटरक्रॉपिंग फसल का यूज़ करते हैं और इसमें हमारे पशु भी आ जाते हैं, भेड़ बकरी भी आ जाती हैं और इसमें मशरूम भी आ जाते हैं मैम। इसका लाभ ये है कि जो किसान है इंटरक्रॉपिंग फसल लगा के जो है काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। मतलब एक ही खेत में कई प्रकार की हम खेती करके उसमें काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम, एकीकृत खेती और जो सामान्य खेती है इसमें क्या फ़र्क है? सामान्य खेती में सिर्फ हमारी फसल एक ही रहती है 6 मंथ की, और एकीकृत फसल में हम एक ही खेत में 3-4 फसलें हम उगा सकते हैं। तो इसको हम लाइन स्विंग में कर सकते हैं, इस फसल का हम यूज़ जी। तो इसको हम इंटरक्रॉपिंग फसल बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं इसको। अच्छा जी। तो मैम, ये तो आपने हमें बता दिया कि इसके फ़ायदे क्या हैं और हमें इसे कैसे इसमें सामान्य खेती में और एकीकृत खेती में हम लोग फ़र्क करते हैं। तो मैम, इसको करने का प्रोसेस कैसे शुरू की जाए? इसको सही तरीके से करने का क्या प्रोसेस रहता है? इसमें कई जगह किसी किसान के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम है। ज़्यादा ज़मीन वाला जो है वो अच्छे तरीके से कर लेता है क्योंकि उसके पास ज़मीन है। लेकिन जिस किसान के पास ज़मीन कम है और उसकी आय भी कम है, तो इसीलिए जो है सरकार ने इस स्कीम को चलाया है एकीकृत खेती को, ताकि जो छोटा किसान है वो भी अपने एक ही खेत में इंटरक्रॉप लगा के जो है काफ़ी उसमें मुनाफा कमा सकता है। हमारे पास खेत कुछ इस जगह हैं, कुछ खेत उस जगह हैं, तो मैम ऐसे क्षेत्र में हम लोग एकीकृत खेती कैसे शुरू करेंगे? एकीकृत कृषि को हम अलग अलग जगह पे लाइन स्विंग करके कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि लाइन स्विंग से हमारी फसल की बढ़ोतरी भी होगी और हमारा समय भी उसमें कम लगेगा, उसकी बढ़त भी ज़्यादा होगी और उसमें जो रसायन उसमें डाले जा रहे हैं वो भी हमारे पशुपालन से भी वो चीज़ें पूरक हो जाती हैं। मैम, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस एकीकृत खेती को करने के लिए किसी तरह का ट्रेनिंग करवाई जाती है? अगर उन्हें जानना है कि कैसे वो करेंगे तो कहाँ से इस चीज़ के बारे में जानेंगे? जी मैम, इसमें हमारे हिमाचल में ऑल ओवर पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है। उस कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट होते हैं, तो वो वहाँ पे जो किसान जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंगें दी जाती हैं। तो मैं अपनी बात बताती हूँ इसमें। तो मैंने भी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर काफ़ी सारी वहाँ से जानकारी ली है, उसको फील्ड में उतारा है। तो उसमें मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र के सुंदरनगर मंडी की काफ़ी आभारी हूँ, जिन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी और हमें इस काबिल बनाया कि हम लोगों को भी मोटिवेट कर सकें। तो मैम, जैसे ही हमारा कोई आम इंसान है वो कृषि विज्ञान के भवन के अंदर जाता है, वो बताता है अपनी बात, तो उसे पूरी ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस किस तरह से शुरू होगी? इसमें ये है कि जैसे ही किसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की वो जानकारी लेना चाहता है, उसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो उनको उसी प्रकार की जानकारी देते हैं। जैसे धीरे धीरे वो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ा रहेगा, जी। तो उसको कंटिन्यू वो उसके साथ जुड़ के उसकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। जिस फील्ड की उसको ज़रूरत है
उसकी उनको जानकारी देते रहेंगे उसको। आपके कहने का मतलब है कि जब हम लोग कृषि भवन में जाएंगे तो फिर वहाँ पर सबसे पहले वो हमें अच्छे से जानकारी देंगे इसके बारे में, फिर हम कदम कदम बढ़ा कर इसमें और भी गहनता से जाते रहेंगे। जी, तो मैम ये एक प्रोसेस तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक हिमाचल में कितनी उन्नति हुई है इस क्षेत्र में और कितने लोग इस खेती को कर रहे हैं। इसमें मैम 2015 से लेके आज तक काफ़ी उन्नति हुई है। फील्ड में बताऊं तो इसमें 45 से 55 तक परसेंटेज के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी हुई है। जी। हमने मैम इसमें बहुत सारे घटकों की बात की है और सुन के लग रहा है कि फ़ायदा भी होगा ही होगा। तो कितना फ़ायदा होगा और कब ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि हमें नुकसान भी हो सकता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। इसमें फ़ायदे तो हमने काफ़ी बता दिए कि इसमें हम अगर लाइन स्विंग में प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी मुनाफा होता है। नुकसान हमें तब होता है कि हमें उसकी प्रॉपर जानकारी ना हो। तो उसमें जानकारी अगर हमें मिलती रहेगी टाइम टू टाइम तो हम उसको अपने जीवन में उतार के, अपने कृषि में उतार के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैम, इसमें आपने एक बात की मशरूम की खेती की, जो हिमाचल में आमतौर पर अभी बहुत ही बड़े संख्या में नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप किस प्रकार के मशरूम की खेती करते हैं और किस तरह से इसे करते हैं। मैम, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि आमतौर पे सभी लोगों ने बटन मशरूम खाया है। तो हम ऑयस्टर मशरूम का काम करते हैं, साथ साथ में लोगों को बता रहे हैं, फील्ड में उनको उनके फ़ायदे बता रहे हैं और कैसे उसको उगाना है वो बता रहे हैं। अगर हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं, बाकी हम सारा प्रोसेस को कृषि विज्ञान केंद्र में लोगों को ट्रेनिंग के लिए उनको भेज देते हैं। तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्र में नाबार्ड एक प्रोजेक्ट है जो लोगों को कृषि उसमें मशरूम की एक ट्रेनिंग करवाता है। हाँ, तो उसमें क्या रहता है कि वो सर्टिफिकेट होता है, 5 डेज़ की वो ट्रेनिंग होती है। तो उसमें 50,000 की हमें सब्सिडी तक मिलती है। 50,000? जी। और उसमें हॉर्टिकल्चर के ही अंडर उसको हमने बनाना होता है। तो वो हमें हॉर्टिकल्चर वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है 50,000 तक की। दर्शकों, इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास हमें बहुत तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे हमें ये पता लगा कि मशरूम की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नाबार्ड द्वारा चलाई गई स्कीम्स के तहत आपको 50,000 तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। लेकिन स्नेहा जी, आप हमें ये बताइए कि इस मशरूम की खेती करने के हमें फ़ायदे भी होंगे क्या? जी मैम, इसमें काफ़ी सारे हमें लाभ होते हैं। हमने चुना ही ऑयस्टर मशरूम है, ढिंगरी मशरूम है, जो महिलाएं या पुरुष जो हैं अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमें गेहूं का भूसा चाहिए होता है, उसे हम 12 या 14 घंटे के लिए ट्रीट करते हैं। तो उसके बाद हम उसमें बीज मिलाते हैं और उसको पॉली बैग में डाल देते हैं। और ये गर्मियों के मौसम में हमें 15 या 18 के दिन में निकल जाता है। इसका जो हम कल्टीवेशन होता है वो 15 या 18 दिन में तैयार हो जाता है। तो उसको हम तैयार होने के बाद उसको मार्केट में बेच सकते हैं। और ऑयस्टर मशरूम इसीलिए भी लाभदायक है क्योंकि इसमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में है और 90% इसमें पानी है। जी। और 90% पानी है तो हमारे खाने के उसमें भी हमारे पानी की कमी को दूर करता है और विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। आज की डेट में बच्चे दिन प्रतिदिन उसमें कंपनियों में काम कर रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो कमी आ रही है वो विटामिन डी की आ रही है। तो उसमें हम मशरूम भी खा सकते हैं। और उसमें इसमें ये है कि अगर किसी को फ्रेश, अगर उसकी सेल्फ लाइफ 3 दिन की होती है तो उसको हम ड्राई करके भी करते हैं, उसका पाउडर भी बनाते हैं। तो उसको लॉन्ग टर्म तक हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। स्नेहा जी, अभी आपने हमें बताया कि मशरूम की जो शेल्फ लाइफ है वो 2 से 3 दिन तक ही है, 2 से 3 दिन के बाद ख़राब हो जाएगा। तो अगर हमें उसे लंबे समय तक चलाना है तो हम उसे सुखा देंगे या उसका पाउडर बना देंगे। उसी तरह से सुनकर ये लगता है कि हम ऐसे बहुत सारी फसलें और हमारे कुछ सब्जियां हैं उनका भी हम लोग शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। और हमें अगर अपनी बचत को और भी बढ़ाना है, मुनाफे को और भी बढ़ाना है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, उसका हम प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके उस चीज़ को हम लॉन्ग टाइम तक उसको रख सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं।
प्रोसेसिंग में उसको जैसे हम उसका अचार बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, और उसका काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं जो हम प्रोसेसिंग के द्वारा कर सकते हैं। और ये प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग भी हमें कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दी जाती है। लेकिन हम लोग खाद की बात करते हैं आजकल, हम लोग कंपोस्ट बहुत चल रहा है आजकल, तो ये गोबर से कंपोस्ट बनाने की क्या चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जो हमारी कंपोस्ट है आज के इस दौर में काफ़ी प्राकृतिक खेती के बारे में चला हुआ है कार्यक्रम, तो उसमें हम जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं अपने खेतों में डालने के लिए। तो जीवामृत के लिए हमें गौमूत्र चाहिए होता है, गोबर चाहिए होता है, और उसके साथ बेसन, गुड़, इनको मिला के हम जीवामृत बनाते हैं। और घन जीवामृत भी हम ऐसे ही बनाते हैं, उसके उपले बनाते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको अपने खेतों में यूज़ करते हैं। और इसमें यूरिया और जो हम और चीज़ें खादें मिलाते हैं उससे हमें बच जाते हैं। उस चीज़ से जो हमारे पशु हैं उसके अवशिष्ट से जो हैं हमारे खेतों की जो उर्वरता बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होता है, तो वो हमें वहाँ से पशुओं से मिल जाती है। जी, इसका मतलब ये है कि हमें अपने खेती में उपज बढ़ाने के लिए केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करने को मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ क्योंकि हमारी खाद भी घर पे बन रही है, गोबर से बन रही है, तो पैसों का भी कम खर्च होगा और हमारी सेहत पे भी अच्छा प्रभाव हमें दिखना शुरू हो जाएगा। मैम, हम लोग अब फिर से आते हैं हमारी फसलों की तरफ, कि हम लोग जब एकीकृत खेती में फसलें उगाते हैं तो क्या इसे उगाने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं, और किस किस तरह की फसलें उगाते हैं हम लोग? स्पेशल इसमें टेक्निक हमारी लाइन स्विंग है। लाइनों में हम बिजाई करते हैं। अगर हम एक लाइन हम मक्की की बीज रहे हैं तो उसके साथ ही हम एक लाइन सोयाबीन की बिजाई कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस करने से क्या होता है कि जो भी हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है वो उन दोनों से ही पूरक हो जाती हैं। जी। जिससे क्या होता है कि हमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जी, और अगर हम लाइनिंग सोइंग करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन भी काफ़ी मात्रा में होती है। और मज़े की बात यह है कि हमारी उसी खेत में 2 या 3 प्रकार की चीज़ें पैदावार हो रही हैं। जी। तो उसमें किसानों को लाभ ही है। उसमें हमें अपने अपने खेतों में जितनी भी ज़मीन है अगर उसका सही से इस्तेमाल करना है तो हम लोग एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल भी उगाते हैं। जैसे आपने सोयाबीन की बात की, तो इससे हमारे जो खेत हैं उसकी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भी उसकी बढ़ोतरी होती है। आप हमें थोड़ा सा मोटे अनाज के बारे में बताइए कि जैसे हमारे हिमाचल में कोदा है, मक्की है, हम लोग ऐसे मोटे अनाज भी किस तरह से उगा सकते हैं, क्या इनको उगाने का सही समय होता है और इसका हम लोग भरपूर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मैम, जो मोटे अनाज की बात आप कर रहे हैं, मोटे अनाज में हमारा कोदा है, कांगनी है, मक्की है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिमाचल में हो रही हैं। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम इसको करते हैं, जैसे कोदा है तो उसको मक्की के साथ हम बिजाई करते हैं, और कांगनी भी वैसी है। और कोदा तो एक ऐसी चीज़ है जो 100 सालों तक चलती है। बोलते हैं हमारे बुज़ुर्ग कि इसको हम 100 साल भी रखते हैं तो भी ये चीज़ ख़राब नहीं होती है। उसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। तो अगर आज की इसके दौर में देखें तो हमारे यहाँ बच्चों की बात छोड़ो, हम भी इस चीज़ को नहीं खाते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी लाइफ में तो बीमारियों से भी हमें इससे काफ़ी छुटकारा मिलेगा। तो शुगर, बीपी, इन चीज़ों से काफ़ी हमें लाभ खाने से इनके मिलेगा। तो कोदा और कांगनी का बेनिफिट काफ़ी है इसमें। तो अगर हमारे बच्चे इसको नहीं खा रहे हैं तो उसको हम वैल्यू एडिशन करके उसकी मिठाइयाँ बना के उसको खिला सकते हैं। स्नेहा जी, ये जो आपने बात कही ना कि बच्चे जो है आजकल मोटा अनाज नहीं खा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोटे अनाज के साथ साथ वो घर का भी ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, हम लोग बाहर के खाने की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग, हमारी जनरेशन जहाँ पर हम लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमें किसानी बागवानी नहीं करनी है, हमें कृषक नहीं बनना है, तो ऐसे में हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को इस तरफ कैसे लाएंगे? जी मैम, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना काल जो हमारे लाइफ में चला तो उसने काफ़ी लोगों को इस कृषि और बागवानी के लिए
प्रेरित किया। जो भी कोरोना काल में जिसके साथ भी मिसहैपनिंग हुई, घर बार छोड़ के लोग बाहर जाते हैं, सोचते हम बाहर ही रहेंगे, वो लोग भी वापसी घर की तरफ कर गए हैं। और उसमें से जैसे मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूँ तो उसमें हमारे 100 में से 50% ऐसे लोग हैं जो कृषि और अपनी बागवानी की तरफ उनका रुझान हो गया है। जी 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 मैम। और इसमें कृषि और हमारी जो बागवानी ये चीज़ें हैं, ये हमारे काफ़ी समय से चली आ रही हैं और ये आगे तक चलती रहेगी। चाहे हम जितना मर्जी हाईटेक हो जाएं तो ये चीज़ें हमारे साथ चलती रहेंगी। जी मैम, सुन के तो ऐसा लग रहा है स्नेहा जी कि हमें अलग अलग इसके घटक हैं, हमें जानवरों को भी संभालना है, हमें खेतों को भी संभालना है, फसलें भी देखनी है। तो इसके लिए क्या पूरा का पूरा परिवार हमें चाहिए? कितने लोग चाहिए एक एकीकृत खेती के लिए और कितनी ज़मीन के लिए? हाँ जी मैम, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हमारे घर में पूरी फैमिली हमारी कृषि पे डिपेंड है तो उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। अगर हमारे पास कई जगह पे जॉब वाले हैं तो उसमें क्या है कि लोग जो हैं उसमें अपनी नौकरी भी करनी है, उन्होंने अपना और व्यवसाय भी करना है, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो काम वाले लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है तो उनको हम रोज़गार भी दे सकते हैं और अपने खेतों में उनसे काम भी करवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो इंटीग्रेटिव फार्मिंग भी हो जाती है और उन लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। जी। लेकिन नुकसान के कितने चांसेस है इसमें और रिस्क क्या क्या है? इसमें नुकसान तो ये रहेगा मैम, मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें जानकारी इम्पोर्टेंस रखती है कि अगर हमने ये एकीकृत कृषि करनी है तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपने आप को मोटिवेट करना है, उसके लिए हमें जानकारी लेनी है। तो इसमें काफ़ी हमारे कृषि विभाग हैं, उद्यान विभाग हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इसमें उसमें जीरो बजट खेती का आत्मा प्रोजेक्ट है। ये लोग का समय समय पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंगें दे रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा अपने किसान भाइयों से बहनों से कि जब सरकार ने इतनी सारी स्कीमें चलाई हैं तो वो उन स्कीमों का लाभ लें जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही हैं, तो उस चीज़ को वो सही तरीके से सीखें और उसको अपने लाइफ में उतारें और आगे बढ़ें और एक प्रोग्रेसिव फार्मर की तरह आगे बढ़ें। ये ना सोचें कि हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा मिलता है जब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। जी स्नेहा जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है इस कार्यक्रम में, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी मैम, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी कि सरकार हमारे लिए काफ़ी कुछ कर रही है, चाहे भारत सरकार है, चाहे हिमाचल सरकार है। तो मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन स्कीमों का फ़ायदा लें और अपने लिए वो लाभदायक जीवन व्यतीत करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, जानकारी बहुत है, लेकिन इस जानकारी को हम आपके साथ साझा करते रहेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ बने रहिए, इस तरह के कार्यक्रम देखते रहिए। हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।